हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक आज हमारा लेक्चर 8 है पार्ट 1 का। मैंने अपना पार्ट 1 आपको स्टार्ट करा दिया। 8वां लेक्चर हमने स्टार्ट कर दिया है अपना पार्ट 1 का। इसमें बेटा जो हमने अभी कंसेप्ट चला रहे हैं, अभी बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं हमारे, है ना। बैलेंस शीट हमने अभी अपनी धीरे धीरे स्टार्ट करी है। बैलेंस शीट के एलिमेंट्स पे अब हम उतर के आ गए हैं। बैलेंस शीट के एलिमेंट्स पे बेटा मैंने आपको सबसे पहले एसेट्स कराना स्टार्ट करा दिया है ना। पिछली क्लास में मैंने आपको एसेट्स की इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बताई थी, याद है आपको। बैलेंस शीट हमने स्टार्ट कर दी थी, फिर बैलेंस शीट के एलिमेंट्स पे मैंने आपको बोला हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, कैपिटल होती है ना। अभी धीरे 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 अभी ये सब चीजें पढ़ेंगे, थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अभी हमने एसेट्स से अपनी कहानी स्टार्ट करी। तो एसेट्स से जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको ये बोला बैलेंस शीट में आपको एसेट्स दिखती हैं। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 210 के अंदर बैलेंस शीट बनती कैसे है, दिखती कैसे है, वो मैंने आपको बेटा दिखाइए। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर शॉर्ट्स में देख सकते हैं कि कैसे वो बनती है। तो अब उसके अंदर जो एसेट्स होती हैं, हमको ये नहीं पता वो एसेट्स आती कैसे है। मतलब किसने बोला कि इन्वेंटरीज एसेट्स हैं, किसने बोला प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स एसेट्स हैं, किसने बोला अकाउंट रिसीवेबल्स एसेट्स हैं। मतलब बस किसी किताब ने हमको बोल दिया और हमने उसको मान लिया, ऐसा नहीं है बेटा। मतलब सारी की सारी एसेट्स पहले रिसोर्सेज होती है। सारी की सारी एसेट्स पहले बेटा रिसोर्सेज होती है। उन रिसोर्सेज को बेटा कुछ एलिजिबिलिटीज एलिजिबिलिटीज पूरी करनी होती है। कितनी? 3 एलिजिबिलिटीज बेटा पूरी करनी होती है। जब वो 3 एलिजिबिलिटीज पूरी कर लेती हैं, उन कसौटियों पे उतर जाती हैं, तो बेटा और उनको एसेट का टैग लगा देते हैं। जैसे कि आप सीएमए यूएस अभी बने नहीं हो, एज अ स्टूडेंट हो, अभी आपका टैग स्टूडेंट का है। लेकिन जब आप वो सारी कंडीशंस, 3 की 3 कंडीशंस पूरी कर लेते हो उनकी, है ना, तो जाके बेटा आप अपने आगे नाम सीएमए यूएसए का लगा सकते हैं। सेम अप्लाइज विद रिसोर्सेज। रिसोर्सेज भी ऐसी है, वो उसको एकदम से हम एसेट नहीं बोल देंगे। उनको 3 एलिजिबिलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। जब वो बेटा 3 एलिजिबिलिटीज पूरी कर लेते हैं, तो उनको हम एसेट्स का खिताब दे देते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। चलो जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज थोड़ी डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम और डिटेल में एसेट्स पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा एसेट्स कितनी टाइप की होती है। करंट एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट्स होती है, फिर ये दोनों भी फिक्स एसेट, सॉरी, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स होती है। ये सब मुझे आज आपको इन डिटेल में बतानी है। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है, इम्पेयरमेंट किस पे लगता है, ये सब आज हम थोड़ी धीरे 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 पढ़ेंगे। हालांकि डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट मुझे आपको इन डिटेल पढ़ाना है बेटा। ये हमारा टॉपिक है, इन डिटेल पढ़ाना है। और सीएमए यूएसए में बहुत ही ज्यादा टेस्टेड भी है ये, ठीक है। सीएमए यूएसए में ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा टेस्टेड है, जो मैं आपको ये डिप्रिसिएशन वाला बता रहा हूं। खैर, मैं आपको क्या कह रहा था बेटा, जल्दी से वो 3 एलिजिबिलिटीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा, पूरे कोर्स में काम आनी है वो, ठीक है। चलिए, मैंने आपको इन डिटेल पिछली क्लास में समझा दिया था। आप एक बार अगर आपको देखना है तो आप पिछली क्लास में जाकर रेफर कर सकते हैं। चलिए, तो 3 एलिजिबिलिटीज थी बेटा। पहली एलिजिबिलिटी क्या थी कि आप एक एसेट के ओनर होने चाहिए। सबसे बेटा बेसिक फंडा है। आपके पास अगर कोई एसेट है, आप उसको बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, इसका मतलब बेटा आपके पास वो एसेट होनी चाहिए। आप ही तो उसके मालिक होने चाहिए। ऐसे थोड़ी ना बेटा पड़ोसी की गाड़ी को आप अपनी एसेट बोल रहे हो, मतलब आप उसके ओनर नहीं हो। तो बेटा आप ओनर ही नहीं हो तो आप उसको बेनिफिट भी नहीं आ रहे होंगे, है ना। तो बेटा सबसे मेन क्राइटेरिया तो यही है, आप उसके ओनर होने चाहिए। चलिए दूसरा बेटा, ऑब्वियसली जब आप उसके ओनर हो गए, आप उसको एसेट बोल रहे होगे, इसका मतलब आपको उससे कुछ बेनिफिट आ रहा होगा। हाँ, तो बेटा दूसरी कंडीशन ये है कि आपको उससे बेनिफिट आना चाहिए। बेनिफिट आना चाहिए, अभी नहीं आ रहा या आगे आने वाला, वो भी ठीक है, वो भी एसेट है। अगर आपको अभी बेनिफिट नहीं आ रहा लेकिन आने वाला है, वो भी ठीक है, बेनिफिट आने वाला है। चलिए, जैसे बेटा आपने प्रॉपर्टी बनाई, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी उससे बेनिफिट आने आने आ नहीं रहा है, लेकिन आने वाला है। जब बन जाएगी उसको रेंट पे चढ़ाएंगे, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करेंगे, तो आने वाला है। तो एसेट है बेटा वो भी, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज को भी ठीक है, आप दिखा सकते हैं। तो तीसरी कंडीशन बेटा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक पेटेंट के एग्जांपल से भी उसको समझाया था पिछली क्लास में, वो है बेटा पास ट्रांजैक्शन के रिजल्ट से आनी चाहिए। मतलब आपने एक एसेट को बेटा, जो ये एसेट है बेटा, आपने आपका उस पर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब आपने उसको खरीदा हो, आपकी कोई ट्रांजैक्शन लगी हो। ऐसे ही नहीं बेटा आपको फोकट में मिल गई। बेटा ऐसे नहीं है कि आपको वो फोकट में मिल गई। अगर वो आपको फोकट में मिल रही है तो आप उसको एसेट नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसमें आपको वो एसेट कैसे बांध सकते हैं। मतलब वो बेनिफिट आपको आया, लेकिन वो बेनिफिट आपको फोकट में आ रहा है। तो बेटा जब बेनिफिट फोकट में आता है तो हमारी बैलेंस शीट हमको अलाउ नहीं करती।
अकॉर्डिंग टू, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन हमको यही बताती है कि बेटा आपको जब भी बेनिफिट आ रहा है, एफएएसबी बोर्ड जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो हमको यही समझाता है कि भैया आपको जब भी कोई बेनिफिट आ रहा हो, आपको उसका एक एक्सपेंस भी देना चाहिए। जैसे बेटा बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन। गेन बेटा तभी आएगा, गेन बेटा तभी आएगा जब आप पेन करोगे, है ना बेटा। जैसे जिम में बेटा लोग मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, एथलीट्स बहुत ज्यादा भागते हैं, लंबी मैराथन रन्स करते हैं, तो बेटा पेन है ना, पेन है तब जाके लेकिन उनको एक चीज का गेन मिलता है। तो बेटा यही अकाउंट कहता है यार, नो पेन नो गेन। अगर आपने किसी बेनिफिट को लेने के लिए कोई खर्चा नहीं करा तो हम उसको बेनिफिट नहीं मानेंगे, हम उसको एसेट भी नहीं मानेंगे। मतलब एक इनकम आ रही है लेकिन वो इनकम आपको फोकट में आ रही है तो हम उस इनकम को नहीं मानेंगे भैया, उसके लिए आपको एक कॉन्ट्रास्ट में एक खर्चा भी होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग। वही एसेट की डेफिनेशन है। ऐसी एसेट के लिए आपके पास एक एसेट है, बेनिफिट आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ये जो बेनिफिट आपको एसेट से आ रहा है इसमें आपको कोई खर्चा लगा है? ऐसा तो नहीं कहीं फोकट में आ रहा है। अगर बेटा फोकट में आ रहा है तो नहीं मानेंगे, आपका खर्चा होना चाहिए। जैसे आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेटा, आपको बेनिफिट आ रहा है रेंट का, लेकिन वो आपको फोकट में नहीं आ रहा, आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, आपका इसमें खर्चा लगा, तब जाके आप इसका आराम से रेंट ले रहे हो। तो बेटा ये तीसरी कंडीशन थी कि पास्ट ट्रांजैक्शन में आपका एक रिजल्ट होना चाहिए। तो बेटा बहुत ही इन डिटेल मैंने आपको समझाया था, और बेटा ये बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन था जो अब आपको कभी नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए आज बेटा एसेट्स में हम बहुत ज्यादा उतरेंगे और डिटेल में, ठीक है, और डिटेल में हमको एसेट्स पे अपनी बातें करनी है। तो एसेट्स में आज जब बेटा आज मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ एसेट्स आज हम बताएंगे, बहुत सारी एसेट्स हम डिस्कस करेंगे। नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स कितनी प्रकार के वो डिस्कस करेंगे, नॉन करंट एसेट्स कितनी प्रकार की होती है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ऑपरेटिंग साइकिल, आज एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा, हालांकि यहां पे आपको इतना नहीं समझना। ऑपरेटिंग साइकिल बेटा आपको मैं बहुत थोड़े में समझाऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं समझना आपको, ठीक है, मैं बस एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आज आपको। एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन आपको आज बेटा, एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन पढ़ाऊंगा, एसी 210। ये तो आपने बता दिया सर, अरे बेटा इसका भी एक सब है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 210-10-43-3। ये मुझे आपको पढ़ाना है बेटा। इसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 1 ईयर अकाउंटिंग कंसेप्ट, 1 ईयर पीरियड वर्सेस ऑपरेटिंग साइकिल। सर ये क्या लिख रहे हो बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको क्या बताऊं। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, आपके पेपर के लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला बेटा इतना जरूरी नहीं है। देखिए मैं अगर आपको बोलूं, ये वाला अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्डिफिकेशन मैंने लिख दिया है, ये आपको अगर आप रटना कह रहा हूं, देखिए मैं कुछ भी चीज रटवाता नहीं बेटा, मैं तो हर चीज समझाता हूं, ठीक है, क्योंकि लेकिन ये सीपीए लेवल का है, क्योंकि वहां पे भी मैं कोर्सेज प्रोवाइड करता हूं, इसलिए आपको ये चीज नहीं पढ़नी है, लेकिन वहां पे क्योंकि जरूरी है इसलिए पढ़ाता हूं, इसलिए मैंने लिखी है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्टडी मटेरियल्स में ये भी गिवन होगी, ठीक है, लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी नहीं है, ये मैं बता देता हूं। लेकिन मैंने आपको बोला बेटा कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशंस आपको पढ़ने बहुत जरूरी हैं, कुछ कुछ जैसे बेटा 210 एएससी, मैं बता रहा हूं बेटा कुछ आपको, वो मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, मैंने आपको पहले ही बोला था जब आपके पास ये कोर्स आएगा तो आपके पास एक पीडीएफ भी आएगी जहां पे मैं आपको कुछ एएससीज लिख के दूंगा जो आपकी सीएमए यूएससी के लिए रेलेवेंट है। एक है 205, एक है एएससी 210, एक है एएससी, इनके बीच में और भी है 606, जो अभी अभी थोड़े थोड़े अभी जो इसी टॉपिक्स पे रेलेवेंट अभी वो लिख दिए। अभी मैं आपको बैलेंस शीट पढ़ा रहा हूं ना, इनके बीच में बेटा बहुत है, और 205 के बाद सीधा मैंने 600, 210 के बाद सीधा 606 लिख दिया, तो आप सोच रहे हो बाकी के बेटा बाकी की भी है, लेकिन अभी ये जो मैं आपको बैलेंस शीट वाला कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं उसमें ये तीन काफी, ये तीन काम करेंगे, और एक ये वाला, ये इसी का सब पार्ट है बेटा। ठीक है, तो ये इसी का सब पार्ट है। 210 का बेटा अगर आप देखेंगे सबसेक्शन 10 का 45 का 3, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं बेटा, अगर आपको ये चाहिए तो आप एफएएसबी की वेबसाइट पर जाके सारे के सारे कोडिफिकेशंस देख सकते हैं। 210 तो बेटा बहुत एडवांस, अभी तो मैंने आपको ये बोला कि इसमें बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होता है, ये सिर्फ ये वाला कोडिफिकेशन नहीं बेटा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स को कैसे दिखाया जाता है, रेवेन्यू को कैसे, वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को कैसे दिखाया जाता है, ये सब इसमें तो होता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन 606 में होता है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। सर ये 205 क्या है? 205 बेटा क्या है, बेटा ये हमारे कोर्स के लिए रेलेवेंट है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, समझाना बहुत जरूरी है। जनरली कोई बताता नहीं, लेकिन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। 205 में जनरली मैं बताता हूं, ये बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल कैसा बनती हैं, ये 205 बताता है। तो आप बोलोगे सर 210 और 205 में क्या फर्क है? अरे बेटा इन दोनों में फर्क है, ये देखो 210
प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट है, ये तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट है बेटा। अभी प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट का भी कोडिफिकेशन अलग है, अभी सब बताऊंगा बेटा जब कंसेप्ट कराऊंगा। जनरली कोई भी नहीं कराता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आप सीएमए यूएसए बनने वाले, आपके टिप्स पे होने चाहिए कुछ कोडिफिकेशंस। आपको पीडीएफ दूंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो 205 लेकिन क्या कहता है, 210 तो बैलेंस शीट बनाने के लिए, लेकिन 205 कहता है कि सारी के सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बननी चाहिए, इनका क्या क्या फॉर्मेट है, इनको कैसे अरेंज करते हैं, ये सब बेटा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 205 बताता है, ठीक है। ये मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कितनी प्रकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये सब आपको 205 के अंदर मिल जाएगी बेटा, ठीक है। ये मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो मेरी अपलोडेड है, वहां पे जाकर देख सकते हैं। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज मैं बेटा आपको एक कंसेप्ट और पढ़ाने वाला हूं, ऑपरेटिंग साइकिल का आज एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। हालांकि आपके सीएमए यू से पार्ट 1 के लिए ऑपरेटिंग साइकिल इतना ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा यहां पे पढ़ना बेटा, इसके बाद कहीं नहीं पढ़ना, ठीक है। बस यहां पे आपको थोड़ा सा पढ़ना, उसके बाद कहीं नहीं पढ़ना। पार्ट 2 में बेटा ऑपरेटिंग साइकिल पे इन डिटेल एक टॉपिक है, मतलब पूरा ऑपरेटिंग साइकिल आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है। वहां पे सेक्शन बी है बेटा, ठीक है। सेक्शन बी में आपको एक ऑपरेटिंग साइकिल है जिसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, वहां पे आपको इन डिटेल पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा बस एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि एक समझना जरूरी है, ठीक है। कैसे एसेट्स, मतलब एसेट्स को क्लासिफाई, अभी एक नेक्स्ट टॉपिक में उतर के आ रहा हूं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये रहा बेटा, मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। ये है वो टॉपिक, एसेट कितनी है, ये हो सकता है शायद मैं बेटा आपको अगली क्लास में भी पढ़ाऊं, ठीक है। एसेट कितनी प्रकार की होती है, चलिए बेटा अब आ जाते हैं अपने इस टॉपिक सीधा। चलो, एसेट बेटा दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बता दिया बेटा। रिसोर्सेज को एसेट्स कैसे क्लासिफाई करते हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। लॉजिक से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप से चलेंगे। मतलब पहले हमने देखे रिसोर्सेज, बैलेंस शीट में जितनी भी दिखती है बेटा, सबसे पहले उन सबको रिसोर्सेज बोलना है। ऑल रिसोर्सेज आर नॉट एसेट्स बट ऑल एसेट्स आर रिसोर्सेज। बेटा ऑल एसेट्स आर रिसोर्सेज बट ऑल रिसोर्सेज आर नॉट एसेट्स, ठीक है। वाइस वर्सा में नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो ये आपको एक चीज लिख लेनी है जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं। चलिए, मैं आपको क्या कह रहा था, सारी की सारी रिसोर्सेज को बेटा हम एसेट्स नहीं बोल सकते, उनको 3 कंडीशंस पे उतरना पड़ेगा। अगर बेटा वो 3 कंडीशंस पे उतर जाती है तो फाइनल आउटपुट को हम एसेट्स बोल देंगे, वो बैलेंस शीट में अपना क्लासिफाई कर सकती है हम, ठीक है। लेकिन बेटा अब एक और दुविधा आ गई। पहले बेटा पहली दुविधा ये थी कि अब रिसोर्सेज को एसेट्स में कैसे दिखाएं। पहली दुविधा क्या थी, पहली दुविधा सर ये थी कि सारी की सारी रिसोर्सेज को एसेट्स का टैग कैसे लगाए, तो वो मैंने आपकी दुविधा दूर कर दी 3 कंडीशन बता के। लेकिन अब एक दुविधा और आ गई बेटा, ये जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है ना, ये देखो, ये जितने भी रिसोर्सेज थे, ये जितने भी रिसोर्सेज थे, इन सबको हमने 3 कंडीशन से उतारा। इसके बाद बेटा ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आ गए एसेट्स, जिनको हमने एसेट्स बोल दिया, ये पहले रिसोर्सेज थे बेटा। इनको जब मैंने 3 कंडीशन से उतारा, जब इनको मैंने एसेट्स बना दिया, एसेट्स जब मैंने बेटा इनको बनाया, इनको एसेट्स बनाया, तो बेटा अब एक कंडीशन और है कि बेटा बैलेंस शीट में, बेटा बैलेंस शीट में मैं इनको दिखाऊं कहां। मतलब इनको मैंने बता तो दिया कि ये एसेट्स है, लेकिन एसेट्स बेटा 2 प्रकार की होती है। एसेट्स एक्चुअली बेटा 2 प्रकार की होती हैं। एसेट्स बेटा लेकिन एक्चुअली 2 प्रकार की होती हैं, करंट एसेट्स और एक है नॉन करंट एसेट्स। बेटा ये 2 एसेट्स होती है। अब दुविधा ये है कि आपने ये जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रखे हैं, इनको यहां दिखाऊं या इनको यहां दिखाऊं। बेटा अब दिक्कत ये, अब ये दुविधा है। अब क्या सर इसकी भी कोई कंडीशन है क्या, बेटा इसकी कोई कंडीशन नहीं है। अब हाँ वैसे ही कंडीशन है, वो आपको बताऊंगा, लेकिन एक ही कंडीशन है बेटा, टेंशन नहीं लेनी। सब कंडीशन है बेटा, एक एक करके। ये स्टडी मैथ्स में जितना बेटा कंफ्यूज करके या जितना टेक्निकल वे में करके लिखा है, इतना इजी वे में आप लोगों को समझा रहा हूं बेटा कि कहीं एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। बेटा कभी भी इन टॉपिक्स में आपको मुश्किल नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। अरे कितने भी टेढ़े एमसीक्यूज आ जाए आप सारे निकाल लोगे, ठीक है। चलिए बेटा ये सारी की सारी रिसोर्सेज को हमने एसेट्स तो बोल दिया, लेकिन अब एसेट्स को बैलेंस शीट में भी दिखाना है। लेकिन बैलेंस शीट में भी एसेट्स को बेटा 2 टाइप की होती हैं। एसेट्स 2 टाइप की होती है, करंट एसेट्स होती है, नॉन करंट। अभी जो हमने एसेट्स निकाल के दिखा दी, अब ये जो हमने बेटा एसेट्स बना दी, अब इन एसेट्स को बेटा क्या मैं करंट एसेट्स में दिखाऊं या नॉन करंट एसेट्स में दिखाऊं। अब फर्क यह आ गया बेटा। अब फंडा क्या है कि एसेट्स तो बना ली, लेकिन इन एसेट्स को अब मैं बैलेंस शीट में सर करंट एसेट्स में दिखाऊं, मुझे पता ही नहीं सर। मतलब सर मुझे पता नहीं, ये एसेट्स तो आ गई, लेकिन सर इनको मैं करंट एसेट्स में दिखाऊं या नॉन करंट एसेट्स में दिखाऊं, ये समझ नहीं आ रहा सर।
मतलब अपनी मर्जी है क्या सर कि मैं नॉन करंट एसेट्स में दिखा दूं, कुछ को मैं करंट एसेट्स में दिखा दूं, जैसे इन्वेंट्री है। अब मुझे नहीं पता, अब मुझे नहीं पता कि इसको मैं नॉन करंट में दिखाऊं करंट में दिखाऊं। एसेट है, ये समझ में आ गई एक एसेट है क्योंकि इसने तीनों कंडीशन पूरी कर ली, लेकिन अभी भी समझ ये नहीं आया कि बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊं इसको। बेटा उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बीच में डिफरेंस। बेटा एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है बेटा। अब एलिजिबिलिटी क्या है सर, एलिजिबिलिटी बता देता हूं, बता रहा हूं बेटा, आज ही आपको एक ही एलिजिबिलिटी है। मैं कह रहा हूं बेटा एक ही एलिजिबिलिटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपने ये एलिजिबिलिटी समझ ली तो बेटा आप कभी भी मात नहीं खाओगे कि कौन सी एसेट है कौन सी नॉन करंट है। ठीक है, आप सारी की सारी एसेट्स को क्लासिफाई कर दोगे। ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। ठीक है, आपको पता है बेटा एसेट सारी रिसोर्सेज एसेट्स बन गए, ठीक है, एलिजिबिलिटी पार हो गई, लेकिन बैलेंस शीट में कैसे दिखाना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, दुविधा समझो। ठीक है, कि बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, बैलेंस शीट में इसको कौन नॉन करंट में दिखाऊं या करंट में दिखाऊं, इन दोनों को दिखाना पर इस दुविधा को हटाने के लिए आपको एक कंडीशन समझनी पड़ेगी। अगर वो एसेट कंडीशन पार कर लेती है तो वो हो सकती है जो भी आपको दिखाना। अभी क्या है वो देखो, इफ, ये बेटा डेफिनेशन बड़े ध्यान से लिखो, जो मैं लिख रहा हूं लिखना है आपको। इफ एन एसेट, इफ एन एसेट इज विद इन 1 year अकाउंटिंग पीरियड और ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, then that asset is considered as current asset। अब बेटा यहां पे दो चीजें हैं जो आपको समझनी है, एक है ये 1 year अकाउंटिंग पीरियड और एक है ये ऑपरेटिंग साइकिल। ये है एलिजिबिलिटी। इफ नॉट, अगर वो लिखी, अब दूसरी कंडीशन लिखो, इफ above condition does not met, then that asset will be classified as नॉन करंट एसेट। सीधी बात है बेटा। बेटा सीधी बात है, अगर कोई एसेट इस कंडीशन के अंदर आ जाती है, अगर बेटा कोई भी एसेट इस कंडीशन के अंदर आ जाती है जो मैंने ग्रीन से लिखी है, तो बेटा वो करंट एसेट कहलाती जाएगी। लेकिन अगर वो ये कंडीशन फॉलो नहीं करती, अब चाहे बेटा वो कोई भी एसेट है, आपकी चाहे बेटा अंतरात्मा ये कह रही है कि नहीं बेटा ये तो करंट एसेट होनी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ये ग्रीन वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रही तो बेटा उसको आपको नॉन करंट एसेट्स ही लिखना पड़ेगा, नॉन करंट एसेट्स है वो। बस बेटा ये कंडीशन थी, आज मैं आपको ये कंडीशन समझाने वाला हूं। लेकिन अब इस कंडीशन को समझने के लिए पहली बात एक बता दूं, इस कंडीशन को समझने के लिए बेटा पहली बात मुझे आपको समझानी पड़ेगी ये 1 year अकाउंटिंग पीरियड और ये ऑपरेटिंग साइकिल। बेटा 1 year अकाउंटिंग पीरियड तक खैर बेटा मुझे आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 1 year मुझे आपको काउंटिंग समझाने की जरूरत नहीं है। इसको भी मिटा देते हैं, ये आपको मैंने वहां ऊपर ही लिख दिया वैसे। ठीक है, 1 year अकाउंटिंग पीरियड बेटा ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं कि आप लोगों को पता है क्यों, क्योंकि बेटा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 11th क्लास में आपने बेटा एक अकाउंटिंग ईयर कन्वेंशन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट करके पढ़ा होगा ना। बिजनेस में जनरली हम 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड लेके चलते हैं। अरे एक्चुअल कंसेप्ट में अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट नहीं लिया। मैंने जब बेटा आपको देखो, ये तो आप रिवाइज नहीं करते एक तो है ना, मैंने आपको सबसे पहली क्लास में आपको ये बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, सॉरी एक्रूअल सिस्टम क्या होता है। एक्रूअल सिस्टम के अंदर 3 कंसेप्ट हम लेके चलते हैं। पहली बात तो बेटा हम लेके चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, तीसरा मैचिंग प्रिंसिपल। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, तीनों के कॉम्बो से एक्रूअल कंसेप्ट बनता है। चलिए
बेटा कंसेप्ट को अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना एक्चुअली तो दिक्कत आएंगी चीजों में। कंसेप्ट को रिवाइज करो। 1 ईयर। ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ही रिवाइज करा दो तो बेटा, अगर बच्चे भूल गए हैं तो उनको बता देता हूँ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बेटा, हम जो अकाउंट्स फॉलो करते हैं, बेटा हम जो अकाउंट्स फॉलो करते हैं उसके अंदर हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट फॉलो करते हैं। मतलब बेटा आप दुनिया में जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हो अपने आगे, जितनी भी दुनिया में आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हो उन सब में बेटा हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बेटा दो टाइप के होते हैं, कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर। एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर बेटा मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट जैन 2000 जो भी ईयर है आपका, उससे 31 दिसंबर 2000 के उस दिन खत्म हो जाता है। ठीक है, ये है बेटा वो क्या कहते हैं उसको, ये है अपना कैलेंडर ईयर। लेकिन लेकिन ये जो अपना क्या कहते हैं उसको फाइनेंशियल ईयर, बेटा ये फाइनेंशियल ईयर जनरली इंडिया में है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर इंडिया में अपने चलता है। अब इंडिया में बेटा कहां है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है बेटा और खत्म हो जाता है ये 31 मार्च। मार्च से खत्म हो जाता है ये भी, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है बेटा। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि जो अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है बेटा, हम उसमें अज्यूम करते हैं जितना भी धंधा होता है 1 साल के अंदर होगा। बेटा जनरली जो हमारा धंधा होता है वो तो गोइंग कंसर्न है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, मतलब सालों चलता रहेगा। लेकिन बेटा अब हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब हम बनाते हैं महीने के हिसाब से बनाए, हफ्ते की बनाए, 5 साल की एक साथ बनाए, 2 साल की एक साथ बनाए, 1 क्वार्टर की बनाए, 3 क्वार्टर की बनाए, या साल की बनाए, मतलब कुछ समझ नहीं आया। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें एक बार बनानी है एनालिसिस के लिए। मतलब हमको बेटा जैसे आप स्कूल में, बेटा बेस्ट एग्जांपल है स्कूल का, बेटा पूरे साल काम करते हो, पूरे साल पढ़ाई करते हो, आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट होती है, आपकी परफॉर्मेंस साल की इवेल्युएशन होती है। मतलब वो ये देखते हैं इसने साल में कैसे परफॉर्म करा। बेटा आपके स्कूल वाले क्या देखते हैं कि इसने पूरे साल काम कैसे करा। ऐसा थोड़ी ना बेटा महीने की क्यों नहीं देखते, महीने की रिपोर्ट कार्ड बना दो कि हर महीने कैसे काम कर रहा है, नहीं। वो फाइनल डिसीजन, बेटा जब डिसीजन लेने का काम आता है, मतलब डिसीजन कौन सा, आपको दूसरी क्लास में प्रमोट करने का। जब बेटा स्कूल वालों को ये डिसीजन लेना होता है कि आपको दूसरी क्लास में प्रमोट करे या ना करे, वो बेटा 1 साल का एनालिसिस लेते हैं, आपका 1 साल का, पूरा 1 साल का एनालिसिस लेते हैं कि इसने 1 साल कैसी परफॉर्मेंस करी। सेम अप्लाइज विद कंपनी, सेम अप्लाइज विद कंपनी। कंपनी में भी यही है बेटा, जब कंपनी का शेयर होल्डर्स को, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिसीजन लेने होते हैं कि यार जैसे बैंक इसको लोन दे या ना दे, तो बेटा वो पूरी कंपनी की 1 साल की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेगी। वो कंपनी की बेटा पूरी 1 साल का एनालिसिस करेगी कि क्या कंपनी ने 1 साल में कैसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करी। मतलब कंपनी ने पूरा 1 साल कितना प्रॉफिट करा, पूरे मतलब पूरे साल प्रॉफिटेबल रहा या नहीं रही। बेटा हो सकता है 1 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल रहा, लेकिन क्या पूरे साल रहा या नहीं रहा, हमको वो देखना है। तो बेटा यही है, तो जब भी परफॉर्मेंस एनालिसिस करना होता है, आपको डिसीजन लेना होता है यूजर्स को, तो बेटा बट ऑब्वियस है वो पूरे आपके साल की परफॉर्मेंस लेते हैं। बेटा आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी, जब आप कहीं काम कर रहे हैं तो जब एम्प्लॉय ऑफ द ईयर होता है तो बेटा एक महीना आपने अच्छा काम करा तो आपको तभी दे देंगे एम्प्लॉय ऑफ ईयर, नहीं। वो ये देखते हैं बेटा ये एक महीना अच्छा रहा, लेकिन बाकी महीने कैसा रहा, क्या इसी कंसिस्टेंट इसने परफॉर्मेंस रखी, मतलब क्या ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा, या ऐसी ही लप्पूबाजी इसने 1-2 महीने करा बाकी फ्री हो गया। वो देखते हैं आपकी परफॉर्मेंस ने पूरे साल। मतलब जब उनको ये डिसीजन लेना था कि क्या इसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे या ना दे, उसके लिए बेटा वो पूरे साल की आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं बेटा। तो ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ आएगा। सेम गोस विद कंपनी, तो कंपनी ने भी हुआ, तो कंपनी ने भी बोला यार हमको भी अपनी परफॉर्मेंस फाइनेंशियल अपनी वो क्या कहता है परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है, डिसीजंस लेने हैं। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल जैसे सरकार है वो भी एक यूजर है, वो भी जब डिसीजन लेती है कि कंपनी से कितना टैक्स लेना चाहिए ना नहीं लेना चाहिए, वो कंपनी की पूरी साल की परफॉर्मेंस देखती है बेटा। ऑडिट भी बेटा पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के होते हैं, हालांकि क्वार्टरली भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। चलिए
तो बेटा आपको ये समझ में आया कि पूरे साल की कन्वेंशन मतलब पूरे साल अज्यूम करा जाता है कि जब भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी हम एक साल का अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो बेटा आई होप ये समझे। तो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है आपने देखा बेटा वो पूरे साल की बनती है, बनती क्वार्टरली है लेकिन फिर इनको कंसोलिडेट करके पूरी एक साल की बना देते बेटा। ठीक है, चलिए वो बेटा हमारा वैसे बाद में आएगा, वो टॉपिक थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, उसको बोलते हैं कंसोलिडेट एंड स्टैंडअलोन स्टेटमेंट्स। ठीक है, वो हमारा टॉपिक आगे है, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। जब सारा टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा ना बेटा तब जाके वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, खैर आपके सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है, वो सीएफए और सीपीएस में ज्यादा है। ठीक है, आपके सिलेबस में इतना समझना नहीं है। चलिए, तो अकाउंटिंग पीरियड बेटा दो होते हैं, कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। कुछ कुछ देशों में बेटा फाइनेंशियल ईयर चलता है, कुछ कुछ बेटा फाइनेंशियल जर्नी हमारे इंडिया में चलता है। ठीक है, अब इंडिया में देखेंगे हमारा फाइनेंशियल बेटा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अगर आप हमारा फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो बेटा हमारा 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को दूसरे साल के एंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2025 चल रहा है तो 2025 का बेटा 1 अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो गया। 1 अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो गया। अब बेटा ये फाइनेंशियल ईयर हमारा अगले साल 31 मार्च 2025 से खत्म हो जाएगा। अच्छा आपको एक चीज बता दूं मैं, ये वैसा आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, सीपीए के लिए ज्यादा रेलिवेंट है, फिर भी नॉलेज के लिए, कि जिस कंट्री का बेटा जो फाइनेंशियल होता है ना उसका टैक्स ईयर भी जो सरकार का भी बेटा एक अकाउंटिंग ईयर होता है। अरे बेटा जैसे आपकी फाइनेंशियल अकाउंट जैसे आपको हमारे इंडिया में जो कंपनी अकाउंट्स बनाती हैं वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाती हैं। तो बेटा आप देखेंगे हमारे सरकार का जो फाइनेंशियल हमारे सरकार का भी जो टैक्स ईयर होता है ना वो भी फिर वो कंपनी वाला ही होगा, कंपनी वाला ही होगा। तो आप जैसे आपको मैं बोलता हूं जैसे बेटा आपको टैक्स फाइल करनी है, आप अपना जब टैक्स फाइल करते हैं एज एन एसएससी तो फाइनेंशियल ईयर आप कौन सा कंसीडर करते हैं बेटा? फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करते हैं, आप कैलेंडर ईयर नहीं चलते। आप 1 अप्रैल से अपना कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हो और 31 मार्च तक आपको देना होता है। समझ रहे हो बेटा? तो यही है हमारा भी यही तो बेटा आप यही हो। तो टैक्स ईयर और जो कंपनी अकाउंटिंग ईयर, तो मैं आपको लिख देता हूं आपको ये अगर कंसेप्ट समझना है तो बेटा अकाउंटिंग ईयर इज इक्वल टू टैक्स ईयर। बेटा ये हर कंट्री में है। अब जैसे हमारे इंडिया में बेटा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अब जैसे हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर चलता है, यहाँ पे कंपनी जो अपने अकाउंट्स बनाती है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाती है। मतलब 1 अप्रैल से वो सोचती है कि हमने 1 अप्रैल से धंधा करना स्टार्ट करा है इस साल का। बेटा ऐसा मान लेते हैं, इसे ही कहते हैं अकाउंटिंग ईयर एजम्पशन। मतलब वो ये पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि भैया जब भी तुमको हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइज करना हो तो 1 अप्रैल से करना, ऐसा मान के चलो कि हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट करा है और 31 मार्च को हमने पूरे साल एंड कर दिया। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तुम हमारी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करो। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का परफॉर्मेंस एनालिसिस करो, चलो ठीक है। तो बेटा उसी कंट्री का जो टैक्स ईयर होता है वो भी फिर वही वाला ईयर होता है जो वो कंट्री ईयर अकाउंटिंग ईयर अपना फॉलो करती है। मतलब जिस कंट्री का एक अकाउंटिंग ईयर होता है वही उसका टैक्स ईयर होता है। क्यों? क्योंकि बेटा इससे कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर सोचो हमारी यहाँ पे कंपनीज बनाती है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, लेकिन हमारी इंडियन सरकार लेकिन कैलेंडर ईयर फॉलो करती है टैक्स लेने के लिए। तो बेटा ऐसे तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी ना। हमारी कंपनीज को दो सेट ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, एक वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर के हिसाब से बनाने पड़ेंगे सरकार को देने के लिए, और एक वही क्या कहते हैं उसको कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। इससे फिर टैक्स में भी डिफरेंस आएगा, टैक्स में भी डिफरेंस आएगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी बेटा। इसलिए वही ईयर फॉलो किया जाता है। जैसे अब यहां तो मैंने आपको एग्जांपल दिया इंडिया का बेटा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बेटा इंडिया का। ठीक है, लेकिन बेटा आप कुछ कैलेंडर ईयर का भी सर एग्जांपल दीजिए। कैलेंडर ईयर का बेस्ट एग्जांपल बट ऑब्वियस बेटा यूएसए ही है ना। बट ऑब्वियस बेटा क्योंकि हम सीएमए यूएसए पढ़ रहे हैं। आपको यहाँ पे अगर मैं बात बताऊं अपना कनाडा है बेटा, सेम वो भी कैलेंडर ईयर फॉलो करता है। तो यूएस एंड कनाडा, लेकिन अमेरिकन के हम क्योंकि हम सीएमए यूएसए पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ही सीमित रहते हैं। यूएसए और कनाडा जो भी बेटा है तो दोनों ही अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो ये दोनों के दोनों बेटा कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पे जो कंपनी अपने खाते बनाती है वो 1 जनवरी से स्टार्ट करती है और इनके जो अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती है, जो इनके कंपनी अकाउंट्स क्लोज होती है बेटा वो 31 मार्च को उसी साल के एंड भी हो जाती है। ठीक है, तो ये इनका फंडा है। तो इनका जो टैक्स ईयर भी होता है बेटा, जो इनका टैक्स ईयर भी होता है वो भी फिर वही कैलेंडर ईयर ही चलता है, ताकि कंपनी और इनके बुक्स सेम सेम चले। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए, अकाउंटिंग पीरियड तो बेटा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ गया अकाउंटिंग पीरियड मैंने ये भी बता दिया बेटा 1 ईयर का ही होता है। ठीक है, ये 1 ईयर का होता है जनरली, 1 ईयर, इसे ही कहते हैं 1 ईयर। ठीक है, 1 साल का होता है ये तो आपको पता ही है बेटा, 1 साल का होता है।
अच्छा, मतलब जो भी एसेट अभी मैंने यहां पे कोई करंट एसेट शब्द देखो, यहां पे शब्द क्या लिखा हुआ है? शब्द है बेटा यहां पे एसेट, मतलब जो भी एसेट, अब वो करंट है या नॉन करंट वो नहीं पता, मतलब जो पहले रिसोर्सेज थी, हमने उनको तीन कंडीशंस फॉलो करवाई, फिर वो क्या कहते हैं उसको, नॉन करंट एसेट बन गई, ठीक है बेटा, जो सॉरी एसेट बन गई। बेटा जो भी एसेट 1 ईयर के अंदर अंदर होती है, मतलब जो भी एसेट 1 ईयर के अंदर के क्या, बेटा एक चीज मैंने यहां पे लिखी नहीं, इज लिक्विडेटेड, मैं यहां पे एक चीज लिखना भूल गया, लिक्विडेटेड। एक लिक्विडेटेड का बेटा मतलब आपको यहां पे मैं बहुत बार समझा चुका हूं, लिक्विडेटेड का मतलब होता है जो एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइनेंस में बेटा लिक्विड को कैश बोलते हैं, जैसे केमिस्ट्री में बेटा लिक्विड को पानी वगैरह ये सब बोलते हैं ना, तो हमारे फाइनेंस में लिक्विड का मतलब है कैश, ठीक है। मतलब लिक्विड एक ऐसी स्टेज होती है, उससे नीचे कोई लिक्विड स्टेज नहीं होती बेटा, पानी एग्जाम्पल, वो एक ऐसी स्टेज है, उससे ज्यादा आप कोई नीचे लिक्विड स्टेज बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो धंधे में भी सबसे लिक्विड चीज बेटा कैश ही होती है, अब इससे ज्यादा आप लिक्विड कहीं नहीं जा सकते बेटा। आप मुझे बात बताओ, सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है? कैश ही होता है, इससे ज्यादा आप मुझे बता दो कोई मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, बेटा यूपीआई वगैरह ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ही है, इनको यही बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी एसेट जो लिक्विडेट हो जाती है विद इन 1 ईयर, मैंने आपको बता दिया विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, विद इन वन अकाउंटिंग ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये क्या होती है बेटा, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे आपको कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये हो जाती है कैश के, मतलब कोई भी एसेट, जैसे बेटा इन्वेंट्री है, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जो जनरली हो जाती है बेटा, जनरली जो एसेट्स होते कुछ कुछ सॉरी जो इन्वेंट्रीज हो जाती है बेटा, जनरली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। अगर बेटा आपका माल 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो बेटा आपने क्या धंधा खोल रखा है, और तो आपके बहुत ज्यादा, आपकी तो ऑपरेटिंग साइकिल भी बहुत लंबी हो जाएगी। वो क्या होती है देखेंगे। तो बेटा हम अभी ऐसा मान के चलो, एक ऐसी एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, बेटा आप उनको करंट एसेट बोल दो। लेकिन अगर वो नहीं होती तो नॉन करंट एसेट बोल दो, कितनी सिंपल है। जैसे अकाउंट रिसीवेबल्स बेटा 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे आपको किसी से उधार की पेमेंट लेनी है, तो बेटा वो जनरली जो बिजनेस में उधार होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीने का होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। कुछ कुछ बिजनेस होते हैं जो लंबे होते हैं, लेकिन जनरली 3 से 4 महीने का होगा, इसके बाद बेटा आपको वो पैसा आपका दे देगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा आप डेटर्स को, और बेटा डेटर्स तो वैसे भी लिक्विडेट हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था फैक्टरिंग करके, आप फैक्टर कर सकते हो, बाहर जाके उनको बेच सकते हो, ठीक है। तो डेटर्स को क्या होता है बेटा, जनरली वो फैक्टर्स हो जाते हैं, फैक्टर्स कुछ नहीं होते, एजेंट होते हैं जो डेटर्स को खरीदते हैं। जैसे 11th क्लास में आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम आते थे, लेकिन आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप क्या करते थे, बैंक से जाके पहले से ही ड्यू डेट से पहले डिस्काउंट करा लेते थे, ठीक है। तो ऐसे ही डेटर्स के साथ भी होता है, आप उनको बाहर जाके बेच सकते हो, उनका पैसा ले सकते हो, वो फैक्टर अपनी कुछ कमीशन वगैरह मार्जिन वगैरह काट के आपको नेट पैसा दे देगा। उसकी एक अलग ही कैलकुलेशन है, पार्ट 2 में हमको पढ़नी है, ठीक है। तो जो भी एसेट बेटा कैश में कन्वर्ट हो जाती है 1 साल के अंदर अंदर, तो बेटा आप उनको करंट एसेट्स का खिताब उनको दे दोगे, करंट एसेट्स हम बोल देंगे। लेकिन अगर वो नहीं होती तो हम उनको नॉन करंट एसेट्स बोल देंगे। आई होप आपको बेटा ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो यही होती है बेटा करंट एसेट्स, और फिर होती है नॉन करंट एसेट्स। चलिए बेटा, अब हम वैसे तो चलिए हम डिस्कस कर ही लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल होती क्या। चलिए ठीक है, हमारे पास टाइम, हम ऑपरेटिंग साइकिल डिस्कस ही कर लेते हैं। बेटा ऑपरेटिंग साइकिल मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बेटा आपको यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि क्या होती है ऑपरेटिंग साइकिल। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। देखिए, आप जब भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं, आपने एक शर्ट्स का बिजनेस खोला है, ठीक है बेटा, आप शर्ट्स बनाते हैं, आप शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप शर्ट्स का आपका बिजनेस है, उसको फिर आप बनाते हैं, फिर स्टोर करते हैं, फिर बेच देते हैं, ये आपका बिजनेस है, ठीक है। बेटा जब आप शर्ट्स बनाते हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या आप रेडीमेड शर्ट्स लाके बेच देंगे? बेटा शर्ट्स अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको पहले उसका एक रॉ मटेरियल भी तो होना चाहिए। आप कहोगे हाँ सर ठीक है, कपड़ा ले आएंगे, बेटा कपड़ा थोड़ी ना, कब ये तो महंगा पड़ जाएगा। अगर आप कपड़ा लेके आ रहे हो, उसको बना रहे हो शर्ट्स में, ये तो ठीक नहीं है, ये तो फिर टेलरिंग हो गया, ये तो टेलरिंग है बेटा। आपका बिजनेस, मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग, आप शर्ट्स बनाते हो, ठीक है, ये तो टेलरिंग हो गया कि आप कपड़े ला रहे हो, कपड़ा काट के बेटा वो शर्ट बना दी, वो तो टेलरिंग बिजनेस हो गया। मैं कह रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए बेटा आपको पूरा बेसिक रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा, मतलब आपको कॉटन लेके आना पड़ेगा, कॉटन लेके आना पड़ेगा बेटा। उसको उसको आपको वो क्या कहते हैं, आपको उसको फिर कपड़े में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कॉटन को बेटा जब आप कपड़े में कन्वर्ट कर दोगे, फिर आप उसको काटोगे, मशीनरीज वगैरह लगानी पड़ेगी ना, फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, फिर वो रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट होगा। अच्छा, ये जो आप कॉटन उधार ये लेके आए हो गए रॉ मटेरियल, ये बेटा आप उधार पे लेके आओगे, सबसे पहला बिजनेस। बेटा मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, साइकिल बता रहा हूँ, बिजनेस की साइकिल।
आपने स्टार्ट सोचा धंधे, आपने स्टार्ट करा अपने माइंड में कि मैं शर्ट बनाने का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो बेटा सबसे पहला प्रोसेस आपके माइंड में क्या होगा? ऑब्वियसली बेटा आपको रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा, लेकिन रॉ मटेरियल आपको पता है धंधे में उधार पे लेके आते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि कैश तो होता नहीं, कैश थोड़ी ना होगा आपके पास, तो आप उधार पे रॉ मटेरियल उठा लाए, ठीक है। फिर जब अच्छा पहला प्रोसेस, तो मैंने आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस लिख दिया, रॉ मटेरियल, ये पहला प्रोसेस है। बेटा ये आप पहला रॉ मटेरियल उठा लाए, अच्छा इस रॉ मटेरियल को, बेटा ये आप रॉ मटेरियल उठा लाए ना, हाँ जी सर उठा लाए, बेटा फिर इस रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट कर दोगे किसमें? फिनिश गुड्स में, इन्वेंटरी में। सही बोला नहीं बोला? हाँ जी सर बोला। रॉ मटेरियल, वैसे इसके बीच में एक और प्रोसेस होता है वर्किंग प्रोग्रेस, वो आपको यहाँ नहीं पढ़नी, वो मैं आपको सेक्शन डी में पढ़ाऊंगा। बेटा पहले रॉ मटेरियल लेके आओगे उधार पे, बेटा जब आप उधार पे रॉ मटेरियल लेके आ जाओगे तब आप एक फैक्ट्री वगैरह सेटअप करोगे, फैक्ट्री में आप मशीनें रखोगे, उस मशीन के अंदर आप रॉ मटेरियल वो कॉटन को धुनोगे, है ना बेटा, उसको धानोगे, तो उसको उसके बाद उसको कपड़े में कन्वर्ट करोगे, कपड़े में बेटा फिर उसमें टेलरिंग वगैरह करोगे, दुनिया भर का प्रोसेस करने के बाद बेटा आपके पास शर्ट निकल के आ जाएगी, और उस शर्ट को हम क्या बोलते हैं? माल। मतलब फिर ये बोलते हैं ना, हाँ भाई इतना माल रख दे यहाँ पे, ये आपका माल है, पक्का माल है, तो उस पक्के माल को इंग्लिश में इन्वेंट्री बोलते हैं, आपकी इन्वेंट्रीज हो गई। अच्छा फिर इस इन्वेंट्री को आप क्या करोगे? बेच दोगे। बेटा आप इस इन्वेंट्री को क्या करोगे? फिर बेच दोगे। लेकिन ऑब्वियसली जब आपने ये रॉ मटेरियल ही उधार पे खरीदा है, आपने ये रॉ मटेरियल उधार पे खरीदा है, हाँ जी सर उधार पे खरीदा है, तो बेटा जब ये उधार पे खरीदा तो आप बेचोगे भी तो उधार पे। अगर आपको कोई अपना रॉ मटेरियल उधार पे दे रहा है तो बेटा आप भी तो फिर सामने वाले को उधार पे दोगे, बिजनेस में उधार पे चलता है, ऐसे थोड़ी ना आप उसको बना दिया कैश में दे दिया, उधार पे आपको देना पड़ेगा थोड़े टाइम, तो उधार को क्या बोलते हैं? डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल्स, ये यार ठीक है, ये अकाउंट रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप देखो कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, आपको साइकिल बता रहा हूं। देखो पहले रॉ मटेरियल थे, रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो गए इन्वेंट्री में, वही इन्वेंट्री अकाउंट रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हो गई, फिर बेटा वही अकाउंट रिसीवेबल्स आपको कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वही कैश आप अकाउंट्स पेबल की पेमेंट देने में चले जाओगे, और फिर वही फिर से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब एक ऐसी साइकिल जैसे यहां पे आपने सबसे पहला प्रोसेस क्या करा? सबसे पहला प्रोसेस बेटा ये नहीं है, ये है, मैं आपको बताता हूं, मैं यहां पे स्टेप्स लिख देता हूं। सबसे पहला प्रोसेस है ये, उधार। आप रॉ मटेरियल तो उठाओगे, लेकिन रॉ मटेरियल उठा तो रहे हो, लेकिन उस रॉ मटेरियल को उठाने से पहले आप उसको उधार पे उठा रहे हो, तो उधार पे उठाओगे तो बेटा आपके क्रेडिटर्स नहीं बन जाएंगे? क्रेडिट, अगर आप वो चीज उधार पे उठा रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, अकाउंट पेबल हो गए, तो सबसे पहला प्रोसेस तो वही है। अच्छा फिर वो अकाउंट पेबल ऑब्वियसली रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे आप वो उधार तो लेके आए, अकाउंट पेबल तो लेके आए, लेकिन क्या लेके आए उधार पे? रॉ मटेरियल्स लेके आए ना, तो उतने कहीं अमाउंट का रॉ मटेरियल आपके पास है। अच्छा फिर उस रॉ मटेरियल को बेटा प्रोसेस करोगे फैक्ट्री में, आपके पास फिर पक्का फिनिश गुड्स निकल के आ जाएंगे। फिनिश गुड्स को क्या बोलते हैं हम? इन्वेंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। फिर वही इन्वेंट्रीज को बेटा आप आगे जाके मार्केट में बेच दोगे, लेकिन मार्केट में बेचोगे, उधार पे बेचोगे, तो चौथा प्रोसेस है डेटर्स का। अच्छा वही जब उधार पे जब आप बेच दोगे, फिर वो उधार पे जिनको आपने बेचा है, वो जो डेटर्स है, वो कभी ना कभी तो कैश आपको दे ही देंगे ना, जितना भी आपका क्रेडिट पीरियड है, वो क्या होता है वो भी देखेंगे बाद में। तो वो जब आपको कैश, फिर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कैश में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जब ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इस कैश को आप क्या करोगे? बेटा कैश लेके क्या खा जाओगे इसको? नहीं, कैश से फिर बेटा जो आपने सबसे पहले यहाँ पे उधार पे माल लिया था, इनको भी तो पेमेंट देनी है, इस कैश से बेटा उनको पेमेंट कर दोगे, इस कैश से इनकी पेमेंट कर दोगे अकाउंट पेबल्स वालों की, है ना, तो यहां से अच्छा जब इनकी पेबल्स की पेमेंट कर दोगे, फिर से अब धंधा खत्म, अब बस एक साइकिल चलाओगे, धंधा खत्म। बेटा दोबारा शर्ट्स बनानी है तो दोबारा शर्ट बनानी, फिर से वही प्रोसेस चलेगा। उधार लोगे, उधार तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे, वही रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करोगे, फिर वो इन्वेंट्री, फिर अकाउंट रिसीव, फिर कैश, फिर चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, इसलिए इसका नाम साइकिल है। इसका नाम साइकिल है, इसको बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं, कहीं कहीं वर्किंग साइकिल भी बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। अभी इसमें भी बहुत टर्म्स हैं, कैश साइकिल होती है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल होती है, नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये वैसे एक ही नाम है, लेकिन आपको यहां नहीं पढ़ने, वो मैं आपको पार्ट टू में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जो फंडा समझना है, अब फंडा आपको जो यहाँ पे समझना है, एज पर ये जो मैंने आपको साइकिल बताई है बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूं एज पर ASC अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 210-10-43-3, ठीक है।
ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 210/10/45/3 के मुताबिक ये लिखी गई है, ठीक है। तो उसके अंदर ये ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन है। उस ऑपरेटिंग साइकिल में उन्होंने ये डेफिनेशन में ये लिखा है, जो भी एसेट लिक्विडेट हो जाती है 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, तो ये है वो ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल कितने, ये देखो, अब आपको जैसे मैंने बोला शर्ट्स का बिजनेस है, ये एक ऑपरेटिंग साइकिल है, लेकिन ये है क्या? अभी मैंने आपको साइकिल तो बता दी, कि साइकिल तो मैंने आपको बताई। अगर मैं इसको डेफिनेशन में बोलूं, ये तो अभी मैंने आपको ग्राफ उसमें बताई, साइकिल मोड में बनाई, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी साइकिल, अ साइकिल इन विच रॉ मटेरियल्स, ठीक है, एक साइकिल जिसमें, एक ऐसी साइकिल जिसमें आपके रॉ मटेरियल्स कैश में कन्वर्ट होने तक, मतलब आपने जो पहला प्रोसेस करा, जो भी आपने पहला प्रोसेस करा, उससे कैश आने में आपको कितना टाइम लग गया, उसी को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। जैसे बेटा इसमें एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे अकाउंट पेबल से, जैसे ये तो एक ही स्टेप है, अकाउंट पेबल लिया, रॉ मटेरियल, ये तो तुरंत ही हो जाएगा, ठीक है। अब रॉ मटेरियल से सोचो, आपको बेटा सोचो, अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सोचो एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे बना देते हैं ताकि ये कंफ्यूज ना। रॉ मटेरियल, ये बेटा सबसे पहला प्रोसेस है आपका, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा। अब रॉ मटेरियल को आप लेके बैठ थोड़ी ना जाओगे, कॉटन को, उसको क्या करोगे? इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर दोगे। रॉ मटेरियल को इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर दोगे। सोचो यहां से आपको बेटा लग गए 2 महीने पूरे प्रोसेस में। कॉटन लेके आए, बेटा, एकदम से उसको प्रोडक्शन स्टार्ट तो कर दी ना होगा, उसको स्टोर करा होगा, स्टोर करने के बाद फिर उसको धीरे धीरे प्रोडक्शन स्टार्ट करी होगी, है ना। तो पूरा शर्ट बनाने में, रॉ मटेरियल को पूरा फिनिश शर्ट बनाने में सोचो आपके लग गए 2 महीने। अच्छा, फिर आपने उसको क्या करा? डेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। डेट ओ डेटर्स में डेटर्स में उसको आपने फिर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, डेटर्स में बेटा आपने जब उसको कन्वर्ट करा, तो आपने कुछ डेटर्स, ये जो ये जो डेटर्स में इनको कन्वर्ट करा, तो डेटर्स को भी आपने कुछ उधार का पीरियड दिया होगा ना। अरे आपने शर्ट बना दी तो आपने उसको उधार पे सेल करी, लेकिन आपने कितने टाइम का उधार दिया? एग्जाम्पल के तौर में मान लेता आपका बिजनेस का जो क्रेडिट पीरियड है वो 1 मंथ है, मतलब आप लोगों को बस 1 महीने का ही उधार देते हो। तो आपका 1 महीना यहां पैसा फंसा रहा, 2 महीने यहां पैसा फंसा रहा, 1 महीना यहां पैसा फंसा रहा, फिर जाके ये डेटर्स कैश में कितने कन्वर्ट हो गए, तो आपको यहाँ पे यहाँ कैश, ठीक है। ये दूसरी साइकिल थी, ठीक है, ये दोनों का है। इन पे लग गए आपको 1 महीना, मैंने आपको बोला, ठीक है। यहाँ पे आपको लग गए 2 महीने, यहाँ पे आपको लग गए 2 महीने, यहाँ पे आपको लग गए 1 महीना, मतलब टोटल रॉ मटेरियल से, आपने जर्नी स्टार्ट करी, वहां से ये कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग गया इनको, फाइनल कैश में, मतलब जो आपने कैश रॉ मटेरियल से स्टोरी स्टार्ट करी, वहां से आपका बिजनेस में कैश आने में कितना टाइम लग गया, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। 2 + 1, 2 महीने यहां पैसा फंसा रहा, 2 महीने यहां रखा, और 1 महीना यहां, तो टोटल 3 महीने आपको लगे। मतलब आपके बिजनेस के 3 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है। मतलब इसका मतलब, इसको जब मैं बोलूं कैसे पढ़ना है इसको, अगर आपको यहाँ पे कोई भी बोलता है ऑपरेटिंग साइकिल 3 महीना, तो इसका मतलब ये होता है, उस बिजनेस में जब वो अपना पहला साइकिल स्टार्ट करता है, मतलब जब वो पहली चीज स्टार्ट करता है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है अपना प्रोडक्शन रॉ मटेरियल से, तो वहां से कैश आने तक उसको कितना टाइम लगेगा? 3 महीने का टाइम लगेगा। मतलब जब वो स्टर्ट्स बनाना स्टार्ट करता है ना, तो रॉ मटेरियल लेके आएगा कॉटन का, तो जब वो रॉ मटेरियल से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, तो बिजनेस में जब उसके पास कैश आएगा कन्वर्ट होके फाइनल गुड्स का, तो उसको पूरे 3 महीने लग जाएंगे। तो 3 महीने के अंदर अंदर उसका पहला कैश उसका बिजनेस में आ जाएगा, तो इसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन एक्चुअली लिखी हुई है, यही यहाँ पे लिखी हुई है कि कोई भी एसेट अगर 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर और ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर लिक्विडेट हो जाती है, तो हम उसको बोल देंगे कि वो क्या कहते हैं, करंट एसेट है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, जर्नली जर्नली जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है ना, जनरली जो ऑपरेटिंग साइकिल्स होती है वो अकाउंटिंग पीरियड से कम की ही होती है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको बोला, यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल है 3 महीना, तो हाँ, तो जनरली 3 महीने 4 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल होती है। कुछ कुछ बड़ी भी होती है, 7-8 महीने की भी होती है। वो कुछ बिजनेस होते हैं, जैसे बेटा टबैको बिजनेस हो गया,
एक बिजनेस हो गया बेटा टबैको बिजनेस, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे बहुत लंबी ऑपरेटिंग साइकिल होती है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि बेटा टबैको की आप देखेंगे ना, खेती करना ज्यादा आसान है नहीं, उसकी थोड़ी मुश्किल है, और गवर्नमेंट की भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है उस पर, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लिखा होता है ना बेटा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पीछे सेव टोबैको फार्मर्स वगैरह, तो एक तो खेती करनी बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स, तो बेटा, और जब उसकी हो भी जाती है तो बेटा टोबैको प्लांटेशन बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेती है। टोबैको प्लांटेशन जब हो भी सोचो हो भी जाती है तो बेटा वो उगने में भी बहुत टाइम लेती है, उसकी खेती उसकी हार्वेस्टिंग बहुत टाइम लेती है। बेटा आप खुद देखो ना, जैसे टोबैको पहले उगाओगे, फिर वो उगेगा, उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, पानी डालेंगे, है ना, हर चीज करेंगे, मेंटेन करेंगे, फिर हार्वेस्ट करेंगे, तो बेटा इसमें तो बहुत टाइम चले जाएगा। तो रॉ मटेरियल इकट्ठा होने में, बेटा एक फाइनल प्रोडक्ट टोबैको बनाने में तो अभी बहुत टाइम है, पहले तो रॉ मटेरियल इकट्ठा करने में, देखो बेटा पहला स्टेज होने में कितना टाइम लग रहा है, पहले स्टेज होने में कितना टाइम लग रहा है। अच्छा उसके बाद हम उसको इन्वेंट्री में कन्वर्ट करेंगे, फाइनल गुड्स में। अच्छा फिर उसके बाद बेटा उसको रियल गुड्स में, पहले फिर उसको उधार पे बेचना पड़ेगा। टोबैको जब बन भी गया तो फिर उसको उधार पे बेचो, लेकिन उधार पे कितनी रिस्ट्रिक्शन आपको तो पता ही है बेटा, कितनी रिस्ट्रिक्शन सरकार ने कितना लगा रखा है, कितना सेस लगा रखा है, हर चीज है इसके अंदर, एक्साइज ड्यूटी तक लगी हुई है, मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो इसमें बड़ा मुश्किल है, तो इसमें सेल्स नहीं हो पाती बेटा, सेल्स ज्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन बहुत है, महंगा बहुत हो जाता है, महंगा बहुत हो जाता है। तो इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव कंट्रीज में तो ऑब्वियसली टोबैको की इतनी डिमांड नहीं है फिर, है ना, तो नीचे जाई जा रही है, तो इसकी वजह से बेटा वो फिर कैश में इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी लंबी हो जाती है टोबैको प्लांटेशन में, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो तब ऑपरेटिंग साइकिल समझे अब आप। लेकिन बेटा कुछ ये मैं बता रहा हूं, तो टोबैको प्लांटेशन एक ऐसी होती है, जर्नली उनकी बेटा ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल को क्रॉस कर जाती है, 1 साल को क्रॉस कर जाती है। अगर बेटा अब यहां पे डेफिनेशन की तोड़ समझो, अब इस डेफिनेशन की तोड़ समझो, अगर यहां पे फिर से मेरी बात समझो, अगर एक एसेट सोचो, मैंने यहां पे बेटा एक सोचो, एक इन्वेंट्री लिखी, एक 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 एसेट, अब आपको पता है, ये तो बेटा आपको पता नहीं एसेट है, क्योंकि इसने तीनों कंडीशन पूरी करी है। अब यहां पे बड़े ध्यान से सुनो, इसने बेटा क्या करा, अकाउंटिंग पीरियड, ये विद इन, ये बताऊं क्या है, ये विद इन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर है, ये विद इन अकाउंटिंग पीरियड अंदर क्या है, बट सॉरी बेटा, मैंने गलती से एक चीज लिख दी, ये मोर देन अकाउंटिंग पीरियड लिखना है, मुझे आपको एक चीज समझानी है एक्चुअली। अगर ये मोर देन अकाउंटिंग पीरियड है बेटा, तो बेटा अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये करंट एसेट है। मैंने अभी आपको डेफिनेशन के हिसाब से ये बताया कि ऐसी एसेट जो ऑपरेटिंग साइकिल और एक 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर है, तो हम उसको क्लासिफाई कर देंगे करंट एसेट। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक इन्वेंट्री है, उसने अकाउंटिंग कंसेप्ट की धज्जियां उड़ा दी, मतलब वो एक इन्वेंट्री है, वो 1 साल से ज्यादा के अंदर लिक्विडेट होगी, मतलब वो एक इन्वेंट्री है, लेकिन उसको कैश में कन्वर्ट होने में, उसको बेटा कैश में कन्वर्ट होने में बेटा 1 साल लग रहा है। बेटा एक 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 इन्वेंट्री मैंने आपको सोचो लिख के दे दी, लेकिन उसको लिक्विडेट होने में बेटा सोचो 1 साल से ज्यादा टाइम लग रहा है, मान लो ना आप। हाँ जी सर ठीक है, तो आप बोलोगे सर नहीं नहीं सर, फिर आप मुझे बहुत बताओ, क्या ये एक करंट एसेट है, तो आप यही बोलोगे सर ये करंट एसेट नहीं है, क्योंकि ये 1 साल के अंदर नहीं है, हमको एक ऐसी करंट एसेट चाहिए जो 1 साल के अंदर अंदर लिक्विडेट हो जाए। लेकिन बेटा आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान से नहीं पढ़ी, मैंने आपको ये बोली, एक चीज और लिखी कि बेटा चलो कोई नहीं, दो कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, बेटा वो चलो 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर नहीं है, लेकिन क्या वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है। तो बेटा यहां पे मैं आपको अगर चीज गिवन करता हूं, सोचो मैं आपको यहां पे चीज गिवन करता हूं, बट बट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, अब यहां पे बेटा ये फिर करंट एसेट्स क्वालिफाई कर देगी। दिस विल बी क्लासिफाइड एज एन करंट एसेट। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं जनरली, उन्होंने देखा अरे इन्वेंट्री इन्वेंट्री वैसे तो बेटा कोई भी देख के बता देगा कि वो एक करंट एसेट है, क्योंकि बेटा जनरली इन्वेंट्री क्या माल, तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल, आपकी माल बेटा कभी ना कभी तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, नो डाउट आपकी ऑपरेटिंग साइकिल लंबी हो, तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल लंबी, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर तो फिर करंट इन्वेंट्री तो आएगी आएगी, तो बेटा वो तो इसलिए इन्वेंट्री हमेशा बेटा करंट एसेट होगी ही होगी। चलिए फिर भी मैं आपको चीज बोलता हूँ, यहां पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इन्वेंट्री का, मैंने आपको ये बताई कि बेटा इन्वेंट्री जो है यहाँ पे जनरली वो अकाउंटिंग पीरियड के बाहर थी, मतलब लिक्विडेट हो, वो 1 साल के अंदर लिक्विडेट नहीं हो रही थी, वो 1 साल के बाद लिक्विडेट हो रही है। तो बेटा बच्चे सोचेंगे कंडीशन तो पूरी हुई नहीं, नॉन करंट एसेट लिखाएंगे,
अरे बेटा आप ये भी तो देखो, वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है। तो बेटा अगर वो धंधे की ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है, तो हम मान लेंगे कि बेटा वो करंट एसेट है। मतलब आपको ये पता बेटा, आपको ये तो पता है ना, आपको बेटा ये तो पता है अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होता है, 12 महीने। लेकिन सोचो इसकी धंधे की जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 15 महीने है। तो बेटा हम 15 महीने को कंसिडर करेंगे, हम 15 महीने कंसिडर करेंगे हर एसेट को क्लासिफाई करने के लिए, अकाउंटिंग पीरियड नहीं करेंगे। मतलब कोई भी एसेट इसकी 12 महीने में लिक्विडेट नहीं हो रही, अकाउंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हो रही है, मतलब 15 महीने के अंदर हो रही है। अच्छा 15 महीने का मतलब जब ये धंधा स्टार्ट करता है, जब रॉ मटेरियल बनाने से, मतलब बिल्कुल जीरो स्टार्ट करता है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है धंधा, कैश में कन्वर्ट होने में पूरा धंधा इसको कितना टाइम लेता है, 15 महीने में। मतलब इसके पास कैश इसके धंधे में कितना टाइम में लौट के आता है, मतलब जब ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है धंधा, इसका कैश कितना टाइम लौट के आता है, 15 महीने में लौट के आता है। ठीक है, तो 15 महीने में इसके पास कैश लौट के आएगा, तो हम 15 महीने को अपनी वो मान के चलेंगे, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। क्योंकि बेटा डेफिनेशन ही समझो क्या ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ही है कि सारी की सारी चीजें कितने टाइम के अंदर लिक्विडेट होंगी, यहां पे 15 महीने में लिक्विडेट होंगी। तो हमारी डेफिनेशन ही यही है, इफ एन एसेट इज लिक्विडेटेड। तो बेटा यहां पे ऑपरेटिंग, यहां पे कोई भी एसेट इसके अकाउंटिंग पीरियड में लिक्विडेट ही नहीं हो रही, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर लिक्विडेट हो रही है तो हम ऑपरेटिंग साइकिल मानेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक और सोचो। मशीनरी मैंने लिख दी बेटा, मशीनरी। बेटा मशीनरी है, उसने अकाउंटिंग पीरियड को भी क्रॉस कर दिया, तो आप बोलोगे अच्छा कोई नहीं, अकाउंटिंग पीरियड क्रॉस कर दिया, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर होगी। लेकिन बट मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल से भी है बेटा, तो ये तो और दिक्कत हो गई। यहां पे बेटा इसने क्या करा, इसने तो इस बार क्या करा, अकाउंटिंग पीरियड तो क्रॉस करा ही करा, ऑपरेटिंग साइकिल भी इसने क्रॉस कर दिया। तो यहां पे अब हम कुछ नहीं कर सकते भैया, यहां पे तो ये एक नॉन करंट एसेट है, ये तो एक नॉन करंट एसेट है भाई। भाई जो एसेट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर भी लिक्विडेट नहीं हो रही, तो बेटा फिर वो तो बहुत ही बड़ी एसेट होगी, अच्छी खासी एसेट होगी, इसका मतलब एक नॉन करंट एसेट होगी। नॉन करंट एसेट जनरली वो एसेट्स होती है जो बेटा आसानी से लिक्विडेट नहीं होती है, वो आसानी से लिक्विडेट नहीं होती है, ठीक है, उनको टाइम लगता है। तो आई होप बेटा ये डेफिनेशन आप समझे, ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है ये एज पर, ठीक है, ये जो डेफिनेशन बेटा मैंने आपको बताई है ना, ये जो डेफिनेशन मैंने एक्चुअली आपको बताई है, एज पर एएससी, ये मैंने आपको ये पूरा आज कंसेप्ट समझाया है एएससी 210 का, 210 का 10 का 45 का 3, ठीक है, ये मैंने आज बेटा आपको पूरा बता दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एएससी, ठीक है, ये वाला समझना, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन मुझे आज आपको समझानी थी। अगली क्लास में मैं समझाऊंगा कि करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स मतलब क्लासिफाई करना आज आपको आ गया, आज आपको मैंने ये भी समझा दी। दो दुविधा थी, पहली तो एक रिसोर्सेज कौन कौन से एसेट होंगे उसके लिए 3 कंडीशन थी, प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा अब एसेट तो बता दी, लेकिन बैलेंस शीट में हम लिखे कहां, करंट में नॉन करंट में, तो उसके लिए डेफिनेशन भी बता दी। उसके लिए बेटा हमारे लिए, मैंने आपको बताया ना, उसके लिए हमारे लिए किसी ने मदद करी, ये दुविधा थी, लेकिन एक ने हमारी मदद करी। वो किसने मदद करी, वो मदद करी एएससी 210 ने बेटा, ठीक है, ये पूरे 10 45 3 ने हमारी पूरी मदद करी। इसलिए भाई मैं बताता हूं, अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी पूरी कर लेता है वो एसेट, मतलब वो लिक्विडेट हो जाता है विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, अगर क्रॉस कर देता है तो ऑपरेटिंग साइकिल मैक्सिमम है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल को वो मैक्सिमम मतलब लिक्विडेट हो जाता है, तो ठीक है भैया, हम उसको मान लेंगे कि वो एक वो है नॉन, मतलब करंट एसेट है, ठीक है। अच्छा आप लोगों को ये डाउट हो रहा होगा, सोचो सर एक ऐसी एसेट है जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो रही है, लेकिन क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है लेकिन विद इन अकाउंटिंग पीरियड है। बेटा मैंने बोला ना क्या फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर में सोचो डेटर्स है, ऑपरेटिंग साइकिल आपकी 3 महीने की है, लेकिन वो लिक्विडेट 5 महीने में हो रहे हैं, तो ऑपरेटिंग साइकिल यहां पे क्रॉस हो गई। तो क्या अब हम उसको करंट एसेट बोलेंगे? हाँ बेटा तब भी बोलोगे, क्योंकि मैंने बोला ना दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सोचो ऑपरेटिंग साइकिल नहीं हुई, तो 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर तो है ना, एक साल के अंदर अंदर तो लिक्विडेट हो रही है ना, तो ठीक है मान लेंगे वो एक नॉन करंट, वो सॉरी वो एक करंट एसेट है, ठीक है। चलिए बेटा मैंने आपको बहुत डिटेल में कंसेप्ट समझा दिया, ऑपरेटिंग साइकिल भी मैंने आपको समझा दिया। हालांकि ऑपरेटिंग साइकिल पूरी 3 4 क्लासेस लगा के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए बस यहां पे इतना काफी है। अगली क्लास में बेटा हम बस कुछ नहीं पढ़ेंगे, डेफिनेशन और कुछ कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे करंट एसेट्स के, और कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे नॉन करंट एसेट्स के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।